शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV पे। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के दूसरे अध्याय हम लोग समझने के बाद कोशिश करेंगे कि याद भी अभी ही हो जाए। तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल को समझने से पहले आपको एक स्थिति जानना जरूरी है। वो बाबर से लेके औरंगजेब तक के जो शासन काल आता है उसको हम लोग मुगल बादशाह के अंतर्गत रखते हैं, जबकि औरंगजेब से लेके बहादुर शाह जो औरंगजेब का क्षेत्र तो आ ही गया। अब आपको हम लोग लेते कहाँ से, बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह जफर तक का जो पीरियड आता है उसको हम लोग उत्तर मुगल काल के अंतर्गत रखते हैं। देखते हैं 3 मार्च 1707 ईस्वी को ज्यों ही औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तो सबसे पहले उसका जो राज्य रहता है वो छितिर बितिर हो जाता है, अर्थात उसके 21 प्रांत अलग अलग भागों में बट जाते हैं, जिसमें उत्तर का जो भाग रहता है वो 14 प्रांतों में बट जाता है, साउथ का जो भाग रहता है वो 6 प्रांतों में और काबुल का 1 भाग। इस तरह से वो 21 प्रांत वाले टुकड़ों में बट जाता है। अब दूसरा उत्तराधिकारी को लेके युद्ध होता है। तो उत्तर जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में होता है तो सत्ता को लेके होड़ चलता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब के पीरियड में ही सुल्तान और अकबर का मृत्यु हो जाता है और औरंगजेब को यह पता रहता है कि हम सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता का वध किए हैं, तो कहीं ऐसा स्थिति ना आ जाए कि ये मेरे पुत्र ही मेरा वध कर दे। तो तीनों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया। मुअज्जम को काबुल का क्षेत्र दे दिया और आजम को गुजरात का क्षेत्र दे दिया, जबकि कामबख्श को बीजापुर का क्षेत्र दे दिया। अब तो इसका मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, सत्ता को लेके होड़ चला। तो इसमें क्या हुआ, तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श इस तीनों में सबसे पहले मुअज्जम और आजम के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसे हम लोग जजाऊ का युद्ध कहते हैं। यह क्षेत्र आगरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कब लड़ा गया, 18 जून 1707 ईस्वी को, जिसमें आजम और इसके पुत्र मारे जाते हैं और इसमें मुअज्जम विजय होते हैं। फिर मुअज्जम और कामबख्श के बीच में बीजापुर का युद्ध होता है, जिसमें कामबख्श और उसके पुत्र मारे जाते हैं। अंत में मुअज्जम विजयी हो जाते हैं। तो अब यह सत्ता के रूप में प्रारंभ करते हैं। तो पहले उत्तर मुगल काल के पहले बादशाह के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जानते हैं। इनका जो सत्ता पे जो रहते हैं ये 1707 से लेके 12 तक रहते हैं। यह अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जो मुअज्जम, शाह आलम प्रथम, साहे बेखबर। साहे बेखबर की उपाधि खफी खां के द्वारा बहादुर शाह प्रथम को दिया गया। जब ये सत्ता में आते हैं तब इनका उम्र लगभग 63 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। क्योंकि अब ये बूढ़े हो जाते हैं तो सत्ता को संभालना संभव नहीं हो पाता है, तो अपना सत्ता जो है वजीर और मीर बख्शी को दे देते हैं। वजीर जो है बनाते हैं मुनरो खां को। वजीर को हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं और मीर बख्शी को सूबेदार के नाम से जानते हैं। तो वजीर बनाते किसको, मुनरो खां को, जबकि मीर बख्शी बनाते जुल्फिकार को। अब देखिए ये सत्ता तो चलाने लगे कौन, वजीर और मीर बख्शी। अब देखिए इसके सामने चुनौतियां भी आती है बहुत सा। इनके सामने जो चुनौती आता है उस चुनौती के बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि राजपूत समस्या, दक्कन समस्या और सिख समस्या, इस सभी को सुलझाते हैं। सभी को सुलझाते हुए बहादुर शाह प्रथम संघर्ष का सामना करते हैं और अंत में देखते हैं क्या होता है कि राजपूत की समस्या क्या होता है। तो मावाड़ के राजा हो गया आपका, और एक क्षेत्र और भी आता है आमेर के राजा। तो ये 2 क्षेत्र, इसके क्षेत्र में कौन, औरंगजेब हस्तक्षेप कर देता है। मतलब इसके क्षेत्र में जो राजपूत का जो क्षेत्र रहता है उसके क्षेत्र में औरंगजेब अपना हस्तक्षेप कर देते हैं, जिसके कारण से भी ये विरोधी हो जाते हैं। किसके, तो ये बहादुर शाह प्रथम के। दक्कन की समस्या क्या रहती है, तो दक्कन की समस्या में शिवाजी के उत्तराधिकारी जो थे साहू जी को मुक्त करने की स्थिति मांगी जाती है। मतलब ये जो थे उसके शासनकाल में उसके कैद में रहते हैं। किसके कैद में,
तो बहादुर शाह प्रथम के कैद में, औरंगजेब के समय में इसको कैदी में बना के रखा गया था। तो इसका डिमांड हुआ था कि जो साहू जी उसको मुक्त कर दिया जाए। अब देखते हैं हम लोग इसके साथ सिख समस्या। सिख समस्या क्या, तो पांचवें गुरु जो थे सिखों के, पांचवें गुरु अर्जुन देव और 90वें गुरु तेग बहादुर, इन दोनों का जो मृत्यु हुआ था वो मुगल बादशाह के अंतर्गत ही हुआ था, जिसके कारण से उस दोनों में हमेशा मुठभेड़ बना हुआ रहता था। इनके बीच में भी समझौता क्या किया कि 1710 ईस्वी में जो बंदा बहादुर सरहिंद को जीत लेते हैं। पुनः बहादुर शाह प्रथम सरहिंद को 1711 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार से सिख समस्या का निदान कैसे होता है। तो समझौता करते हैं किससे, तो जो सिखों के 10वें गुरु रहते हैं, कौन, गुरु गोविंद सिंह, उनसे समझौता कर लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है गलती से नामदेव की जगह पे इनकी मृत्यु हो जाते हैं। तभी बंदा बहादुर 1710 ईस्वी में सरहिंद को जीतता है और फिर बाद में बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, उसके क्षेत्र को 1711 ईस्वी में जीत लेता है। अब देखिए 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल आता है और जिसका स्वागत जो है एक पुर्तगाली स्त्री करती है, जिसका नाम क्या होता है, जूलियाना। इसको हम लोग उपाधि के नाम से, इसको जो उपाधि मिला था वो मिला था बेबी फिदवा का उपाधि मिला था। एक पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, सर सिडनी एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने ये बताया कि उत्तर मुगल काल का प्रथम और आखिरी ऐसा शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। तो हम लोग संघर्ष देख लिए। अब इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी में हो जाती है। अब देखिए इसके 4 पुत्र रहते हैं। जैसे ही मृत्यु होता है कि सत्ता के लिए होड़ लग जाता है। इसके 4 पुत्र जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहां शाह, ये तीनों एक दूसरे में से विरोधी करते हैं और मृत्यु हो जाता है। एक दूसरे में लड़ाई होता है और मृत्यु हो जाते हैं, जिसमें विजय होता है कौन, जहांदार शाह, और ये सत्ता पे आते हैं। अब देखिए एक पॉइंट रिलेटेड है, इससे हम लोग देखते हैं। उत्तराधिकारी के युद्ध को लेके बहादुर शाह प्रथम को लगभग 1 महीना तक दफनाया नहीं गया था। वह 1 महीना तक यूं ही रखा गया था। जब उत्तराधिकारी बना तब उसको जाके दफनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट में इसके बाद आता है कौन, जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो शासन काल रहता है वो 1712 ईस्वी से लेके 1713 के ईस्वी में रहता है। अब हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। अब इनका ये जो है वजीर बनाते हैं, किसे, जुल्फिकार को वजीर बना देते हैं, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अब हम लोगों का संबंध जो है राजपूत के साथ तो अच्छा हो चुका था, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के द्वारा राजपूतों की जो समस्या थी उसको सुलझा दिया गया था। अब तो अच्छे मित्रता हो गए थे। अब मित्र जब अच्छे हो गए तो इन्हें मालवा का क्षेत्र दे दिया, किसको, सवाई राजा जयसिंह को। इसको जो है जहांदार शाह के द्वारा मिर्जा की उपाधि दी गई और गुजरात के क्षेत्र को अजीत सिंह के सूबेदार बना दिया गया और जहांदार शाह के द्वारा ही महाराजा की उपाधि दी गई। जहांदार शाह को प्रेम हो जाता है, जिनका नाम रहता है लाल कुबड़ी, यह एक वेश्या रहती है। इन्हीं के पीरियड में चैत और सरदेश मुखी की मंजूरी मिलती है, लेकिन ये बोला जाता है कि आपको जो ये सुविधा दिया जाएगा, कौन सा, चैत और सरदेश मुखी की मंजूरी, यह मुगल सेना के द्वारा वसूल के दिया जाएगा। अब देखिए अंत में फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु की सहायता से 11 फरवरी 1713 ईस्वी को क्या करते हैं, जहांदार शाह की मृत्यु करवा देते हैं और अंत में इस प्रकार जहांदार शाह का सत्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद फर्रुखसियर बनते हैं। फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से बनते हैं बादशाह, ठीक है। इसीलिए हम लोग इन्हें क्या करते हैं, वजीर, इसे जो सैयद बंधु की सहायता से जीतता है, इसीलिए फर्रुखसियर क्या करता है, ये अब्दुल खां को वजीर बना देता है और हुसैन खां को मीर बख्श बना देता है। मतलब सैयद बंधु के अंतर्गत 2 भाई रहते हैं, एक कौन, अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन खां। अब्दुल्ला खां को वजीर बना देता है जबकि हुसैन खां को मीर बख्श बना देता है। मीर बख्श को हम लोग सूबेदार के नाम से जानते हैं। अब देखिए फर्रुखसियर आया।
तो फर्रुखसियर के बारे में देखते हैं। इनका कार्यकाल 1713 से लेके 1719 और इन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और हम लोग पढ़े थे यूरोपीय कंपनी आगमन में मैग्ना कार्टा सुनहरा फरमा वो इन्हीं से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन्हीं के पीरियड में बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है और बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु की सहायता से फर्रुखसियर की मृत्यु करवा दी जाती है। अब फर्रुखसियर भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे सैयद बंधु की सहायता से एक नए मुगल बादशाह को लाया जाता है। उसका नाम रहता है रफी उद दर्जात, जो 28 फरवरी से लेके 4 जून तक 1719 में ही, बहुत कम दिनों के लिए रहते हैं, क्योंकि इनके एक बीमारी हो जाता है, क्षय रोग, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उत्तर मुगल काल में सबसे कम दिन रफी उद दर्जात रहे, जिनका शासनकाल 28 फरवरी से 4 जून 1719 रहा। नेक्स्ट जो बनते हैं, ये भी जो है बंदा बहादुर सैयद बंधु की सहायता से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रफी उद दौला को भी मुगल बादशाह की गद्दी पे लाता है कौन? सैयद बंधु की सहायता से भी इसे गद्दी पे बैठाता है, लेकिन इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इनको एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेचिस। इनका कार्यकाल जो है 6 जून से 17 सितंबर उसी वर्ष में 1719 में ही 6 जून से लेकर 17 सितंबर में 1719 के पीरियड में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे कौन सा? तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि इन्हें दी जाती है। शाहजहां द्वितीय की इन्हें उपाधि दी जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब सैयद बंधु पुनः मुगल बादशाह बनाते हैं किसे? मोहम्मद शाह को। इनका नाम रोशन अख्तर रहता है। दूसरा, इनका कार्यकाल जो है 1719 से लेके 1748 के बीच में मानते हैं। इन्हें हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि यह सुंदरी लड़कियों के बीच में महिलाओं के बीच में रहना अत्यधिक पसंद करते थे, इसीलिए इसे हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं। चूंकि ये सैयद बंधु की सहायता से बनते हैं। कौन? मोहम्मद शाह। अब देखिए यहाँ क्या होता है, इसके षड्यंत्र को पता चल जाता है सैयद बंधु की सहायता। सैयद बंधु जो है ऊपर में जितने भी जिससे मुगल बादशाह आए थे, फर्रुखसियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, ये सभी को सत्ता में लाते हैं। अब इस बात को जब ये पता चलता है कि सैयद बंधु षड्यंत्र करके सबको मरवा देता है, तो ज्यों ही पता चलता है कि मोहम्मद शाह क्या करता है 1722 ईस्वी में इसकी मृत्यु करवा देता है। किसकी? तो सैयद बंधु की। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के शासन काल में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ही था और इन्हीं के क्षेत्र में बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, जिसमें बंगाल का सूबेदार जो है बनाया गया था अलीवर्दी खां को, अवध का शहादत खां को, जबकि हैदराबाद जिसे हम निजाम भी कहते हैं चिनकलेज खां को बनाया गया था। इन्हीं के शासन काल में अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। अब देखिए, चूंकि जितने भी ये सत्ता में आए, फर्रुखसियर जो सत्ता में आए, सैयद बंधु को द्वारा लाए गए, रफी उद दर्जात को, रफी उद दौला को, मोहम्मद शाह को, इसीलिए हम लोग सैयद बंधु को किंग मेकिंग के नाम से, किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है 1748 ईस्वी में होता है। हम लोग नादिर शाह के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से आक्रमण किए, फिर देखेंगे कि करनाल युद्ध, दिल्ली में प्रवेश किए और नादिर शाह पुनः वापस किस प्रकार से लौटे। तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ वो 1739 ईस्वी में हुआ। इनका तहमास शाह 1736 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद अगला शासक जो है फारस का 1736 में मृत्यु के बाद कौन बन जाता है? नादिर शाह बन जाता है, जिसे हम लोग ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। अब देखिए, वे भारत आ रहे तो अन्य क्षेत्रों को जीतते हुए भी आ रहे थे। तो गजनी का जो क्षेत्र है, गजनी का क्षेत्र 11 जून 1738 ईस्वी को
अपने अधिकार में ले लिया और इसमें क्या हुआ, विरोधी भी नहीं। मतलब इसका जो शासक था कौन, नादिर खां। नादिर खां जो था वो अधीनस्थ स्वीकार कर लिया, अधीनस्थ स्वीकार कर लिया, किसी प्रकार का युद्ध नहीं किया। जबकि काबुल पे अधिकार कर लिया कब, 29 जून 1738 ईस्वी को अधिकार करते हुए पंजाब के क्षेत्र में पहुंचते हैं कब, फरवरी 1748 ईस्वी में। और जैसे ही पंजाब के क्षेत्र में पहुंचते हैं, अब देखिए यहाँ पे करनाल युद्ध होगा। करनाल युद्ध में क्या होता है कि निजामुल मुल्क, सआदत खां और कमरुद्दीन ये पंजाब के क्षेत्र तक में पहुंच जाते हैं। और चूंकि किसी प्रकार का युद्ध का तैयारी नहीं रहता है इसके तरफ से, तो यह युद्ध 3 घंटे में सिमट जाता है। इसमें क्या होता है कि सआदत खां को कैदी बना लिया जाता है और निजामुल मुल्क जो है 50 लाख रुपया देहमान के तौर पे उसे शांतिपूर्ण तरीके से शांत कर देते हैं। अब अंत में हम लोग चलते हैं दिल्ली में प्रवेश देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ज्यों ही सआदत खां को कैदी बनाता है, 50 लाख रुपया देके छुड़वाने के लिए जाता है कि आप सआदत खां की जगह पर किसको, निजामुल मुल्क को वजीर बना लेता है। तो माफ कीजिएगा, मीर बख्श बना लेता है। अब मीर बख्श बनाने के बाद इस बात को अच्छा नहीं लगता है, तो सआदत खां जाके मिल जाते हैं किसके साथ, नादिर शाह के साथ। और नादिर शाह को ऑफर दे देते हैं कौन, सआदत खां, जाइए दिल्ली पे आक्रमण करेंगे। तो दिल्ली पे आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं। तो ज्यों ही दिल्ली पे पहुंचते हैं, पहला वो खुतबा जो रहता है वो खुदवाते हैं, मतलब अपना खुतबा पढ़वाते हैं। दूसरा सिक्का गढ़वाते हैं। और अफवाह, उसी के 2 दिन के बाद 22 मई को एक अफवाह हो जाता है कि नादिर शाह मारा गया। इसी बात को सुनते हुए मुगल बादशाह क्या करते हैं, तुरंत उसके 700 सैनिक को कत्ले आम कर देते हैं। और इस बात से जब जैसे ही पता चलता है किसको, नादिर शाह को, वह लगभग 30,000 सैनिक के मुगल बादशाह को मार गिराते हैं। और अंत में लगभग 700 सैनिक उसको मार देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, नादिर शाह जो है लगभग 30,000 सैनिक मुगल बादशाह के जितने भी सैनिक थे उसको भी मार देता है। अंत में क्या होता है, मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर अंत में निश्चिंत होकर शांत हो जाता है। अब देखिए नादिर शाह जब वापस लौटने लगता है, जब ये वापस लौटने लगता है तो सोना चांदी जेवरात, हाथी, ऊंट, लेखापाल, उसके साथ साथ हिजरा, ये सभी को अपने क्षेत्र ले जाते हैं। उनसे भी महत्वपूर्ण क्या रहता है, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को ले जाते हैं, 30 करोड़ रुपया भी ले जाते हैं, ठीक है। और अंत में मुगल सम्राट की जो पुत्री रहती है उसका विवाह अपने पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से करवा देते हैं। साथ ही साथ कश्मीर और सिंध नदी के पश्चिमी भाग पर भी अपना अधिकार कर लेता है। अंत में जब ये वापस लौटते हैं तो मोहम्मद शाह को अपना सत्ता वापस लौटा देते हैं और अपना जो रहता है ये खुतबा पढ़वाना और सिक्के गढ़वाना बंद करके इसके सत्ते के नाम से स्टार्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का यह सेशन आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम लोग आएंगे इसके दूसरे पार्ट को लेके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यदि इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। धन्यवाद।